हेलो बच्चों, सबसे पहले आपको नमस्कार। आज हम एक नए धमाकेदार वीडियो के साथ हाजिर होंगे और वीडियो होगा 12th फिजिक्स न्यूमेरिकल पर। संपूर्ण सिलेबस का संपूर्ण न्यूमेरिकल, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, जो अति संभावित है बोर्ड परीक्षा में आने की। और इसमें हम पार्ट जो चुन रहा हूँ वह है, आप देखते हो कि इससे बच्चे घबराते हैं। ये वाला पोर्शन थोड़ा बच्चों को कम समझ में आता है। यह है रे ऑप्टिक्स, पार्ट है रे ऑप्टिक्स, जिसको हम कहते हैं किरण प्रकाशिकी। इसी पार्ट्स के न्यूमेरिकल को हम टच करेंगे और कौन से फार्मूले यूज हो रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। तो इसमें पहला जो फार्मूला यूज हो रहा होगा वह है कि दर्पण की फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध। दर्पण की फोकस दूरी एफ, वक्रता त्रिज्या आर में क्या रिलेशन होता है। इन दोनों में संबंध तो ये होता है एफ व आर में संबंध, एफ व आर में रिलेशन होता है, संबंध होता है, जिसको हम लोग सूत्र कहते हैं। और ये होता है एफ इक्वल आर बाई 2, यानी कि दर्पण की जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी है, या कह सकते हैं R इक्वल 2F। इसका तात्पर्य यह हुआ कि दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है वह फोकस दूरी की 2 गुनी है, उसका मल्टीप्लाई है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह याद रखनी है आपको, चिन्ह परिपाटी का। कौन सा दर्पण होगा, उसमें कौन सा चिन्ह परिपाटी होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण जानना, नहीं तो आप आंतरिक प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे। तो देखते हैं, पहला है अवतल दर्पण, जिसको हम कॉनकेव मिरर भी कहते हैं। इसमें चिन्ह परिपाटी का नियम क्या है। तो अवतल दर्पण बनता कैसे, पहले ये समझ लीजिए। ये अवतल दर्पण है, इसका जो बाह्य भाग होता है वह पेंटेड होता है और जो आंतरिक भाग होता है वह चमकीला होता है, वह रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। ये जो चमकीला भाग यहाँ से यहाँ तक चमकदार भाग है, इसका जो मध्य बिंदु है उसी को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं। क्योंकि यह वक्र टाइप का है, इसलिए ऐसे गोला रहा होगा, गोले का काटा गया भाग होगा ये किसी गोले का। तो इस गोले का जो सेंटर होगा वही कहलाएगा इस दर्पण का वक्रता केंद्र। अब आपको पता है केंद्र और परिध के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो इस C व P के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, यह दूरी, यही दूरी है R। अब इस P और C का जो मध्य बिंदु होता है उस मध्य बिंदु को हम कहते हैं EF कहते हैं, कैपिटल EF। और दर्पण के ध्रुव व फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, हम उसको दिखाते हैं हम स्मॉल f से। P व F के बीच की दूरी स्मॉल f यानी फोकस दूरी है। अब चिन्ह परिपाटी के नियम आपको पता है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो उससे भी देख सकते हैं। चिन्ह परिपाटी के नियम ये हो गया हमारा, दर्पण ये हमारा हो गया बिंदु P, बिंदु P सबको पता होगा, ये हो गया P। यदि हम P के इधर जाएंगे तो जो भी दूरी होगी उसको प्लस चिन्ह के साथ लेंगे, P के अपोजिट पीछे आएंगे दूरियों को ऋण से लेंगे साथ, ऊपर जाएंगे तो प्लस चिन्ह के साथ और नीचे आएंगे तो माइनस चिन्ह के साथ। इतना आपको याद रखना है। और हम चलना कहां से शुरू करेंगे, हम चलना शुरू करेंगे बिंदु P से। अगर P के इधर आएंगे तो प्लस में, पीछे आएंगे तो माइनस में, ऊपर जाएंगे तो प्लस में, नीचे आएंगे तो माइनस। इतनी सी बात याद रखनी है आपको। क्योंकि यह अवतल दर्पण है तो इसका जो AF है और जो R है दोनों इसी साइड में है, यानी कि निगेटिव डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो अवतल दर्पण के लिए
अगर मैं आपको बताऊं तो अवतल दर्पण के लिए जो एफ है वह भी निगेटिव में होगा और जो आर है वह भी निगेटिव में होगा, यानी कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी और वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक ही होगी। ठीक है, अब ऐसे ही होता है दूसरा दर्पण जिसको हम कहते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण कुछ इस तरीके से बनता है, उसका ये वाला भाग चमकीला होता है और ऊपरी विभाग पर पिंटे लेफ होता है, ये मध्य बिंदु होगा। ऐसे यहाँ एक कहीं सेंटर रहा होगा, ये हो गया आपका पी। तो जो लाइन जाएगी गुजरेगी इस बिंदु से उसी को हम लोग कहेंगे, उसको हम लोग मुख्य कहते हैं। चिन्ह परिपाटी के नियम से इसका यहाँ कहीं होगा, ये आर होगा यहाँ तक और ये यहाँ तक समान एफ होगा, और एफ के बीच दूरी की समान एफ कहेंगे हम लोग। तो उत्तल दर्पण के लिए जो एफ है वह भी पॉजिटिव है, जो आर है वह भी पॉजिटिव है, चिन्ह परिपाटी के नियम से। इधर दोनों हैं, इस दोनों को प्लस चिन्ह के साथ लेंगे, इधर प्लस होगा ऊपर प्लस होगा, इधर माइनस होगा और नीचे माइनस होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण लाइन इसमें यह है कि जो भी दूरियां नापेंगे वह कहां से नापेंगे, बिंदु पी से। और आंशिक प्रश्नों को हल करते उसमें जो ज्ञात होगा उसी को चिन्ह के साथ लेंगे और जो अज्ञात होगा उसको चिन्ह के साथ नहीं लिखेंगे, क्योंकि उसको हल करने को उसका चिन्ह स्वयं से आता है। तो आप इतना देख लीजिए तब तक। हमारा क्वेश्चन है कि एक गोली दर्पण में फोकस बिंदु तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी -20 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित की गणना कीजिए। दर्पण के ध्रुव से उसके फोकस बिंदु की दूरी और दर्पण के ध्रुव से उसके वक्रता केंद्र के बीच की दूरी। तो क्या आप प्रश्न समझ पा रहे हैं? यह पूछा गया प्रश्न है, ये 2024 में आया हुआ प्रश्न है। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को समझना। लिखा है एक गोली दर्पण में फोकस बिंदु तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी -20 सेंटीमीटर है। यानी चिन्ह ऋण में दिया है तो कौन सा दर्पण हो सकता है? पहले तो ये आपको समझना कि दर्पण कौन सा होगा। दूरी किसमें है? माइनस में है, तो यानी कि यह हो सकता है हमारा अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण होगा बच्चों? अवतल दर्पण। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा दर्पण होगा और कारण बताइएगा हमको। तो यह है अवतल दर्पण। यह इसका हो गया ध्रुव, यहां कहीं होगा इसका वक्रता केंद्र सी और बीच में होता है एफ, ये तो पता होगा आपको। ऐसे तो कह रहे हैं कि फोकस बिंदु तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र, ये हो गया फोकस बिंदु, ये हो गया वक्रता, यही जो बीच की दूरी है यही दूरी हमको दिया है। यह दूरी कितनी दी गई है हमको? यह दूरी है 20 सेंटीमीटर। यही दूरी हमको यहां से यहां के बीच की दूरी हमको दिया है। चित्र थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं आपको दिखाने के लिए, ये थोड़ा बड़ा बनाते हैं आप। ये है P, ये होगा कहीं पे ऐसे C और बीच मध्य में ऐसे होगा F। तो हमको ये डिस्टेंस दिया है 20 सेंटीमीटर, ये यहां से यहां तक दिया है। हमसे पूछ रहे हैं कि दर्पण के ध्रुव से उसके फोकस बिंदु के बीच दूरी, हमसे दर्पण के ध्रुव और इसके बीच दूरी ये पूछ रहे हैं, और साथ में ये भी पूछ रहे हैं कि ये वक्रता केंद्र जो R है इसकी दूरी क्या होगी। दो चीजें हमसे पूछ रहे हैं। तो पहले तो ये बच्चों जान लीजिए कि जो F और C के बीच की दूरी होगी वही दूरी P और F के बीच की होगी, क्योंकि यह जो F होता है, ये जो पॉइंट F होता है वो PC का मध्य बिंदु होता है, PC का आधा। यदि PC 10 सेंटीमीटर होगा तो PF कितना होगा? 5 होगा। तो अगर यह 20 है तो यह भी यहां तक कितना होगा? यह भी होगा 20 सेंटीमीटर। तो पहला हो गया कि दर्पण के ध्रुव से उसके फोकस बिंदु की दूरी होगी वह होगा
20 सेंटीमीटर। और चिन्ह के साथ लिखेंगे इसको, तो ये किसमें है, ये माइनस में ऑलरेडी है, ये प्रश्न में भी माइनस में दिया है। यहाँ पे ऋण चिन्ह यह बता रहा है कि जो दूरी है वह दर्पण के ध्रुव से किस साइड में है, लेफ्ट साइड में, बाएं साइड में है। दूसरा बात पूछ रहे हैं आपसे कि दर्पण के ध्रुव से उसके वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं, हमसे R पूछा जा रहा है। प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, R। तो फार्मूला होता है F इक्वल R/2। तो ये जो F की वैल्यू है ऑलरेडी है, हमको पता -20 है, ये होगा R/2। तो R कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो R इक्वल होगा -40 सेंटीमीटर। यहाँ माइनस चिन्ह क्या बताता है कि जो दूरी है वह इस P के लेफ्ट साइड में ली गई है, तभी तो ऋण में आएगा। तो ये था आपका सॉल्यूशन, इसको आप देख लीजिए। कहीं आपको डाउट होता है तो वहां कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिएगा। हमारा जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वह प्रश्न है कि एक अवतल दर्पण के सम्मुख 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा व वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ज्ञात कीजिए पहला फोकस दूरी और दूसरा वक्रता त्रिज्या। तो कहने कि एक अवतल दर्पण है, तो पहले समझिएगा कि अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसका बाहरी या उठा हुआ भाग जो होता है वह पेंटेड होता है, जो आंतरिक भाग है वह चमकीला होता है। तो इसका मध्य बिंदु ये होगा, यह बिंदु है P, और ऐसे कहीं इसका सेंटर होगा, यह बिंदु है C। कह रहे हैं कि इस दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वह 3 गुना बना बनता है। अब देखिए गुना क्या होता है, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह है कि एक वस्तु है और उस वस्तु को रखा गया है। अच्छा, अवतल दर्पण के जैसे जैसे वस्तु निकट आता है, जैसे ये हो गया AB, एक वस्तु हो गया, जैसे इस वस्तु को हम दर्पण के निकट लाएंगे तो प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। यानी यदि प्रतिबिंब की हाइट 3 सेंटीमीटर है तो उसकी हाइट जो होगी वह 9 सेंटीमीटर। 3 गुना का मतलब ये हुआ हाइट उसकी क्या होगी, 3 गुना बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब हुआ कि हम कहीं यहाँ रखेंगे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये F होगा, ये बीच में कहीं रखेंगे। तो ये जो दूरी हमको यहाँ से यहाँ तक दी गई है, यह दूरी है 10 सेंटीमीटर। तो दूरियां नापते हुए हम लोग इस दिशा में आएंगे, इसलिए इस दूरी को कौन से चिन्ह के साथ लेंगे, ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेंगे। और जो वस्तु की दूरी होती है उसको हम लिखते हैं हमेशा U में लिखते हैं। किसे दिखाते हैं, U से दिखाते हैं। ठीक है, तो ये दिया है कि U इक्वल -10 सेंटीमीटर। चिन्ह परिपाटी के नियम से ये दूरियां ऋण में होंगी, क्योंकि वस्तु हमेशा दर्पण हो चाहे लेंस उसके बाईं ओर ही होता है, लेफ्ट साइड में ही होता है। दूसरा कह रहा है, करें प्रतिबिंब 3 गुना बड़ा बन रहा है। जब प्रतिबिंब 3 गुना हो, 5 गुना हो, 1/2 गुना हो, 3/4 गुना हो, कुछ में से गुना के रूप में दिया है, तो इसका मतलब यह है कि यह हमको आवर्धन दिया है। यह क्या दिया है हमको, यह हमको आवर्धन दिया गया है। अब यहाँ पे हम पहचानेंगे कैसे, अगर प्रश्न में यह कह दिया जाए कि वास्तविक उल्टा है या वास्तविक बड़ा है, वास्तविक साथ उल्टा ही होता है, तो यह ऋण में होगा। और यदि यह कहा जाए कि आभासी है तो आवर्धन को हम प्लस के साथ लेंगे, यह पॉजिटिव होगा और यह क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो प्रश्न में यह कहा गया कि 3 गुना है, यानी आवर्धन ऋण में है, वास्तविक है। अब फार्मूला होता है -V/U। तो L की वैल्यू -3 है, ये माइनस है ही, V है, U की वैल्यू -10 है, तो -3 प्लस लिखा मैंने, ये माइनस क्या हो प्लस हो गया, V/10। 10 का ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो होगा -30। अब हमको पता है दर्पण का सूत्र, दर्पण का सूत्र, तो दर्पण का जो सूत्र होता है वह होता है 1/f = 1/v + 1/u। तो 1/f =
1/v की वैल्यू -30 और प्लस 1/u की वैल्यू -10। ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। अब ये फ्रैक्शन है, सिंपल इसको हल करेंगे तो -10 होगा, इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर मल्टीप्लाई होगा, -30 होगा, अपन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, ये तो सब जानते हो गया। एफ की वैल्यू हल करने पर आया -7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। यह रिलेशन यह बता रहा है कि जो फोकस है उसका इस साइड में है, तभी तो रिलेशन में आया हुआ है। दूसरा सूत्र होता है R = F, क्योंकि हमसे वक्र त्रिज्या भी पूछा है। R = F, F की वैल्यू -7.5 है, मल्टीप्लाई करके -15 सेंटीमीटर आएगा, यानी यह भी इसी दिशा में होता है, यह भी नेगेटिव होता है। तो ऐसा प्रश्न खूब पूछा जाता है। हमारा जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वह प्रश्न है कि वायु के सापेक्ष कांच तथा वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 तथा 4/3 है। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक तो यह भी पूछा गया प्रश्न है, और यह 2012 में आया हुआ है, फिर ये 2019 में भी आया हुआ प्रश्न है। ये कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए पहले आपको ये प्रश्न बताते हैं क्या है ये अपवर्तनांक। क्या दिया हमको, अपवर्तन दिया है। तो आप लोगों ने स्नेल का दूसरा नियम पढ़ा होगा, n = sin i by sin क्या होता है, r। n = sin i upon sin r, स्नेल का नियम ये पढ़ा हुआ है आपने। दूसरा, विभिन्न माध्यमों में अपवर्तनांक क्या होता है। भिन्न भिन्न माध्यम है, जैसे वायु है, जल है और कांच है। तो ये जो अलग अलग माध्यम हैं, इन अलग अलग माध्यमों में अपवर्तनांक क्या होगा। पहला माध्यम, दूसरा माध्यम, तीसरा माध्यम, और ये नीचे पुनः क्या हो जाएगा, ये वायु यानी कि पहला माध्यम हो जाएगा। तो प्रकाश ऐसे अलग अलग माध्यमों में आए, जैसे वायु को A से A फॉर एयर, W को और जल को W से W फॉर वाटर, और कांच को G से G फॉर ग्लास से दिखा रहे हैं। तो विभिन्न माध्यमों में अपवर्तनांक क्या सूत्र होता है। प्रकाश वायु से जा रहा है किसमें, जल में, यानी कि विरल से सघन, अविलंब से थोड़ा सा झुकेगा है। फिर ये जल से जाएगा कांच में, तो जल और कांच में जो जल है वह विरल है और कांच सघन, थोड़ा सा फिर झुक जाएगा। ऐसा आपने पढ़ा हुआ होगा। विभिन्न माध्यमों में अपवर्तनांक, और पुनः ये कांच से वायु यानी सघन से विरल, अभिलंब से दूर हट जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने कि ANW वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, यानी ANW। दूसरा, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी W × WENG। फिर इसके बाद पढ़ा होगा आपने कि कांच के सापेक्ष वायु का, यानी कि GENE = 1। यह फार्मूला होता है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक गुणे जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक गुणे कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, और तीनों का गुणनफल कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, ऐसा पढ़ा हुआ होगा आपने। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग हमको क्या दिया है, पहले तो हम यही लिख लेते हैं, क्योंकि अगर हमको यही नहीं पता है कि हमको क्या दिया है। बच्चों, अगर आपने ये समझ लिया कि हमको प्रश्न में क्या दिया है और हमसे क्या पूछा गया है, तो आपका 50% क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और अगर आप जब तक यही नहीं समझ पाएंगे प्रश्न में क्या दिया है, तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो क्या दिया है, हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, वी हैव गिवन दैट, यानी कि दिया है, क्या दिया है, वायु के सापेक्ष कांच, यानी कि इसको नोटेशन के तौर पर लिखते हैं ANG बराबर वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ये दिया है 3/2। दूसरा, तथा वायु के सापेक्ष जल का, वायु के सापेक्ष
वायु के सापेक्ष कांच ANG, वायु के सापेक्ष जल का, यानी कि ANW हमको दिया है और ये दिया है 4/3। कहने कि जल के सापेक्ष कांच का पूर्णांक बताइए। जल यानी कि WENG हमसे पूछा जा रहा है। अब अभी हमने बताया विभिन्न माध्यमों में जो अपवर्तनांक होता है उसका फार्मूला होता है ANW इंटू WNG इंटू GNA बराबर 1। ये होता है फार्मूला ANW, WNG और GNA। ये हो गया फार्मूला। तो यहां से हमको क्या क्या दिया है ये हम यहां लिख लेते हैं कि वायु के सापेक्ष कांच तथा वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, यानी कि ANG और ANW हमको दिया गया है। चलिए, तो ANW हमको निकालना है WNG। तो जिसको निकालना उसको यहीं रहने देते हैं, बाकी दूसरे को लेके जाते हैं दूसरी साइड में। ANW और GNA जाएगा ANW इंटू GNA बराबर के जब दूसरी तरफ आएगा बटा हो जाएगा। ये यहां से लिखते हैं। हमको ANW की वैल्यू तो पता है 4/3 होता है ANW, लेकिन हमको यहाँ GNA लिखा है, यहाँ पे ANG दिया है। तो आपने एक पढ़ा होगा बच्चों, प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट तो वह क्या है उसको बताते हैं, पहले लिख लेते हैं तब। WNG इक्वल, ये ANW तो है ही 1/ANW, लेकिन यहां पर लिखा है GNA 1/GNA 1/GN। अब हमने कहा प्रकाश की उत्क्रमणीयता का जो सिद्धांत है वह क्या बताता है, समझिए बात को। प्रकाश है, प्रकाश वायु से आ रहा है कांच में। प्रकाश वायु से कहां आ रहा है? कांच में। प्रकाश वायु से कांच में। यदि हम इसी प्रकाश को पुनः कांच से वायु में भेजें, कहां भेजें? प्रकाश वायु से कांच में आया और प्रकाश को पुनः कांच से वायु में भेजें तो जो दोनों का गुणनफल होगा वह 1 के बराबर होगा। यानी कि जो AN वायु के सापेक्ष कांच का पूर्णांक यानी ANG और प्रकाश पुनः जब जाएगा कांच से वायु में तो कांच के सापेक्ष होगा GNA। इन दोनों का गुणनफल कितना होगा? 1 होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं जो ANG है वह 1/GNA के बराबर है, यानी कि 1/GNA के स्थान पे हम ANG लिख सकते हैं। 1/GNA के स्थान पे हम ANG लिख सकते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता के सिद्धांत के नियम से। तो 1/GNA रिप्लेस बाय ANG। तो होगा WNG इक्वल ANG ऊपर रहेगा, ANW नीचे। ANW की वैल्यू हमको पता है 4/3 है, फिर पूरे का बटा, सॉरी ANG 3/2 है, 3/2 है। फिर A/W है, ANW की वैल्यू 4/3 है। 3 जाएगा ऊपर, ये 3 त्रिक 9 होगा, 4 दूनी 8 होगा। तो होगा WNG 9/8। अगर यही हमसे पूछा ऐसे पूछ देता कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या होगा, ये तो है कि जल के सापेक्ष कांच का। अगर हमसे पूछ दे, मान लीजिए पूछ दे कि कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक जल का GNW, इसका उल्टा कर देंगे तब ये होगा 8/9। लेकिन हमसे पूछा था ये वाला कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ये क्या है? कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। इसको आप देख सकते हैं। हमारा जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वह प्रश्न है
ये प्रश्न पूछा भी गया, 2012 में आया, 2017 में आया है, ये कई बार प्रश्न आया हुआ है, 2 ही बार नहीं बल्कि और इसके पहले भी कई बार आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न है कि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। जैसे आपको मालूम है वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। कह रहे 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो जो साधारण कांच होता है उसका जो अपवर्तनांक होता है 1.5 होता है, ये भी आप जानते रहिए। तो प्रकाश कहां से कहां जा रहा है, वायु से कांच में, प्रकाश वायु से कांच में, विरल से कहां जा रहा है, सघन में। पहला माध्यम वायु है और दूसरा माध्यम क्या है, कांच। पहला माध्यम वायु, दूसरा माध्यम क्या है, कांच। पहला विरल, दूसरा माध्यम क्या है, सघन। तो इस प्रकार के अपवर्तनांक को हम कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक। अपवर्तनांक आपने पढ़ा होगा 2 प्रकार का होता है, एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, एक होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक में पहला माध्यम वायु हो तो वायु प्रकाश की चाल, दूसरा माध्यम कुछ भी हो माध्यम प्रकाश की चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यह होता है n = c/v। और निरपेक्ष अपवर्तनांक को केवल अपवर्तनांक भी कहते हैं। और दूसरा बच्चों आपने पढ़ा होगा सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक। तो सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, तो कह रहे हैं कि पहले माध्यम प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम प्रकाश की चाल का जो अनुपात है वही होता है सापेक्ष अपवर्तनांक, यानी 1:2। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। लेकिन निरपेक्ष में पहला माध्यम वायु होना चाहिए और सापेक्ष में ऐसा नहीं, पहला माध्यम कुछ और भी होगा, वायु नहीं होगा पहला माध्यम। और निरपेक्ष अपवर्तनांक को ही हम केवल अपवर्तनांक कहते हैं। हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कह दें या अपवर्तनांक कह दें, दोनों एक ही है। तो फार्मूला यूज होगा, ये फार्मूला आप जानते रहेंगे। तो प्रश्न में हमको क्या दिया है, प्रश्न में हमको क्या दिया है उसको लिख लेते हैं और क्या पूछा यही बताना है हमको। देखिए प्रश्न में दिया है कि वायु में प्रकाश की चाल यानी कि c दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये हमको दिया है। दूसरा दिया है जो कांच है उस कांच का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अपवर्तनांक वह 1.5 है और अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता क्योंकि यह क्या है, अनुपात है। भी हमने लिखा हुआ था n = c/v। v चाहे हो तो c ज्यादा हो v कम हो, इतना ही अंतर है। इससे ज्यादा v कम, लेकिन यह भी मीटर पर सेकंड, यह भी मीटर पर सेकंड में, तो क्या होगा, मात्रक कट जाएंगे। तो इनका कोई मात्रक नहीं होगा क्योंकि अनुपात है चालों का। तो हमसे पूछ क्या रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं v, यानी कि जब प्रकाश वायु से कांच में जाएगा तब चाल कितनी होगी। तो n = c/v है, जहां c वायु में चाल है और v माध्यम यानी कांच में चाल है v। तो n की वैल्यू 1.5 है, 3 × 10⁸ है, c की वैल्यू v पूछा है। मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो ये होगा 1.5, v = 3 × 10⁸, तो ये होगा v = 3 × 10⁸ अपान 1.5। अच्छा ये 3 लिखा है, इसको क्या 3.0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यह पॉइंट से पॉइंट का होकर कट जाएगा, तो ये बचेगा इधर v = 30/15 × 10⁸। दशमलव तो एक अंक पे दशमलव यहाँ भी, एक अंक पे दशमलव यहाँ भी काट सकते हैं। तो 15 दूना 30 होगा v = 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यहाँ से एक बात और जानते रहेंगे आप, जैसे आपने कहा कांच में प्रकाश, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, वैसे ही कांच में जो प्रकाश की चाल है वह 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड वायु में और कांच में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अंतर तो एक ही का लग रहा होगा ना, लेकिन नहीं, यह 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है और यह 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। तो अंतर कितने का आया, 1 लाख किलोमीटर पर सेकंड का अंतर आ रहा है। यानी जब प्रकाश वायु से कांच में अगर इसकी स्पीड कम हो जाएगी, विरल से सघन में अगर स्पीड क्या होगी, कम होगी। विरल में स्पीड या चाल ज्यादा होती है और सघन में चाल क्या होती है, प्रकाश की कम होती है।
इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको देख सकते हैं। हमारा जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है कि यदि कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक करड़ी में 2 है तो कांच वायु युग्म के लिए क्रांतिक कोण क्या है? कौन से कोण की बात कर रहे हैं? क्रांतिक कोण की बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि आपने पढ़ा होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन व क्रांतिक कोण। यह माध्यम है सघन और यह माध्यम है विरल। जब प्रकाश सघन से आता है विरल में अविलंब से दूर हटता जाता है। प्रकाश कहां से आएगा? सघन से विरल में, अविलंब से क्या होगा? दूर हटेगा। यहां पर जो कोण बनेगा उस कोण को कहते हैं आपतन कोण आई। यहां कोण जो बनता है उसको कहते हैं अपवर्तन कोण आर। ये आपतन कोण का मान थोड़ा सा मैं और बढ़ा दूं तो ये अपवर्तन कोण का मान थोड़ा सा क्या होगा? और भी बढ़ जाए, कोण ये और भी थोड़ा बड़ा बन गया। कह रहे हैं कि वह विशेष आपतन कोण, अब थोड़ा आपतन कोण को मैंने और क्या किया? बढ़ा दिया। तो यहां तक बढ़ाया हुआ था, अब इसको मैंने यहां तक बढ़ा दिया। तब ये जो किरण है ये ऐसे इसी पे लौट गई, यानी कि ये कोण यहां तक हो गई। अब ये जो कोण आर बना इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 90 अंश हो गई। तो यहां पर जो आई होगा, यहां पर जो कोण आई होगा वह एक विशेष कोण होगा। इसी विशेष कोण को हम क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण। कौन सा कोण कहते हैं? तो ये हमने पढ़ा हुआ है कि अपवर्तनांक n इक्वल साइन आई बटे साइन आर। n इक्वल प्रकाश कहां से कहां जा रहा है? सघन से विरल में। जैसे मैं करूं सघन हो गया कांच और विरल हो गया वायु ई, तो प्रकाश जा रहा है कांच से वायु में। तो कहेंगे कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक यानी GNA बराबर, यहां पर साइन आर की वैल्यू कितनी है? 90 है। जब आर 90 है, आर 90 है तो यहां पर जो आई है वही है थीटा सी। वही विशेष आपतन कोण क्या होता है? क्रांतिक कोण होता है। तो ये होगा साइन थीटा सी या सी भी कह सकते हैं। तो ये होगा GNA बराबर साइन थीटा सी और 90 की वैल्यू होगी 1। उल्टा कर दें तो ये होगा 1/GNA बराबर 1/साइन थीटा सी। प्रकाश की उत्क्रमणिता के सिद्धांत से पता है कि 1/GNA जो होता है वह ANG होता है। ANG बराबर 1/साइन थीटा सी। ANG मतलब वायु के सापेक्ष कांच का प्रकाश, तो वायु से कहां जा रहा है? कांच में। ANG को हम केवल n भी लिख सकते हैं। ये होता है फार्मूला 1/साइन थीटा सी। ये अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध भी होता है, आपने पढ़ा हुआ होगा इसको। तो इसी पर आधारित क्वेश्चन तो प्रश्न में हमको क्या दिया है कि अपवर्तनांक दिया है, हमको दिया है कांच का वायु के सापेक्ष। हमको क्या दिया है कि कांच का वायु के सापेक्ष, यानी कि हमको दिया है ANG। या करड़ी में कितना दिया है हमको? प्रश्न के अकॉर्डिंग कितना दिया है? हाँ ठीक है, कांच का वायु। हमसे पूछा क्या है कि क्रांतिक कोण थीटा सी पूछा है। तभी हमने कहा सूत्र होता है ANG बराबर 1/साइन थीटा सी। एक कड़ी में 2 है, ये होगा 1/साइन थीटा सी। साइन थीटा सी को 2 उठा के लाएंगे तो 1/साइन थीटा सी इक्वल 1/√2 होगा। अब मुझे बताइए कि साइन 1/कड़ी में 2 साइन कितने अंश का मान होता है? तो आप जानते होंगे यह साइन होता है 40 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान। तो ये जो थीटा सी होगा ये कितना होगा? 45 डिग्री, यानी जो क्रांतिक कोण होगा वो होगा 45 अंश होगा।
हमारा जो इस कड़ी में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह प्रश्न 2012 में, 2014 में और 2018 में पूछा जा चुका है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि एक प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री है और प्रिज्म कोण 60 डिग्री है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। यह फार्मूला है। तो प्रिज्म आप जानते हैं, प्रिज्म किसे कहते हैं? प्रिज्म जो होता है उसमें 3 आयताकार फलक होते हैं और 2 त्रिभुजाकार फलक होते हैं। प्रिज्म सामान्यतः कांच का बना होता है। तो प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का जो फार्मूला होता है आपको पता होना चाहिए। यह फार्मूला होता है n इक्वल साइन a प्लस डेलियम बाई 2 अपान साइन a बाई 2। यह प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र है। और यदि प्रिज्म पतला है तब पतले प्रिज्म के लिए, पतले प्रिज्म के लिए फार्मूला होगा डेलियम इक्वल n माइनस 1 इंटू ए। ध्यान दीजिए यहाँ भी अल्पतम विचलन कोण डेलियम है, अपवर्तनांक n है, प्रिज्म कोण a है। इस फार्मूले में भी अपवर्तनांक n है, अल्पतम विचलन कोण डेलियम है और प्रिज्म कोण a ही है। a डेलियम इसमें भी है, a डेलियम और n इसमें, तीनों में, दोनों में। इस फार्मूले भी वही है, इस फार्मूले भी वही है। लेकिन यह फार्मूला पतले प्रिज्म के लिए है और यह मोटे प्रिज्म के लिए। पतला मोटा प्रिज्म क्या होता है? यदि प्रिज्म कोण का मान 10 अंश से कम हो, जैसे इस कोण को हम कहते हैं प्रिज्म कोण, इस कोण को क्या कहेंगे? प्रिज्म कोण। यदि प्रिज्म पतला होगा इसका मतलब यह प्रिज्म का जो प्रिज्म कोण होगा वह कोण कम होगा। जैसे यह ए है, यह बी है, सी। यह जो प्रिज्म ए बी सी है पतला प्रिज्म है। यहाँ प्रिज्म कोण ए की वैल्यू होगी 10 अंश से, कुछ किताबों 15 भी दिया है, कुछ में 10। अगर इसका मान 10 से कम है तो उसको पतला प्रिज्म कहेंगे। तो फार्मूला तब ये लगाएंगे, नहीं तो हम सामान्यतः फार्मूला इसके लिए ये लगाएंगे, क्योंकि प्रिज्म कोण यहाँ पे क्या है? ज्यादा है। बस दोनों में यही अंतर है। तो देखते हैं दिया क्या है। दिया है हमको कि विचलन कोण 23 डिग्री और प्रिज्म कोण 60 है। प्रिज्म कोण यहाँ पे 60 डिग्री दिया है। तो वी हैव गिवन दैट, दिया है जो अल्पतम विचलन कोण है वह कितना है? 30 डिग्री और प्रिज्म कोण ए की वैल्यू है 60 डिग्री और निकालना है अपवर्तनांक ए। इन तीनों में जो संबंध होता है वह सूत्र है n इक्वल साइन ए प्लस डेलियम बाई 2 अपान साइन ए बाई 2। n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू हमको नहीं पता, ये तो निकालना है हमको। तो साइन ए 60 डिग्री है और ये 30 है बटा 2 है, तो पूरे का बटा है 60 अपान 2। यहाँ से n इक्वल 60 30 90 साइन 90 अपान 2 अपान साइन 60 अपान 2, साइन 60 अपान 2। n इक्वल 90 बटा 2 यानी साइन 45 अंश होगा, साइन 45 डिग्री अपान साइन 30 डिग्री। n साइन 45 अंश का मान होता करड़ी में 1 अपान रूट 2 और साइन 30 अंश की वैल्यू है 1 बाई 2। सबसे ऊपर का मान जाएगा, सबसे नीचे जाएगा ऊपर और ये होगा, एक कौड़ा होगा यहाँ पे कड़ी में 2। n बराबर 2 बटे कड़ी में 2। हमको कड़ी नीचे से हटानी होगा, नीचे से कड़ी हमको हटानी है तो कड़ी को ऊपर नीचे क्या करेंगे? गुणा कर देंगे हम। एक ही संख्या का अंत हर में गुणा करने में कोई परिवर्तनीय फर्क नहीं पड़ता। अपान कड़ी में 2 तो ये होगा 2 से 2 कट जाएगा, तो n बराबर करड़ी में 2 आएगा, यही होगा अपवर्तन
ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। हमारा जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वह प्रश्न है कि एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण 60 अंश है। जब प्रकाश किरण 45 अंश पर आपतित होती है तो अल्पतम विचलन कोण व अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए। देखिए, अपवर्तक कोण अपवर्तन कोण दोनों में अंतर होता है। अपवर्तक कोण का मतलब होता है प्रिज्म कोण O और अपवर्तन कोण को हम लोग क्या कहते हैं, R कहते हैं। इसी की गणना हमको करनी है। तो ये हो गया एक प्रिज्म। इस प्रिज्म का यह कोण दिया हमको 60 अंश है, इसी को हम A कहते हैं। यह होता है B और यह होता है प्रिज्म का आधार C। प्रकाश ऐसे आपतित हो रही है। अभी इस पे आके पड़ेगी तो यहां पे हम लंब डालेंगे ऐसे। यही जो कोण है आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण जो है 45 अंश का है। प्रकाश ऐसे यहां से इस रास्ते से होते वैसे निकल जाएगी और फिर दूसरे पृष्ठ से क्या होगा, निर्गत हो जाएगी। इस किरण को ऐसे आगे बढ़ाएंगे और इस किरण को ऐसे पीछे बढ़ाएंगे तो दोनों इस बिंदु पे काटेंगे। या मानते बिंदु डी है, यही जो कोण बनेगा यही कोण होता है डेलियम। इसी को अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। और बाकी ये अपवर्तित किरण हो गया, ये अभिलंब हो गया, तो ये बना हुआ कोण होगा अपवर्तन कोण और ऐसे होगा। इधर भी ऐसे बनता है। ठीक, तो हमको क्या निकालना है, डेल निकालना और आर की गणना करनी है। तो हमने पढ़ा प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है, तो ये होता है En इक्वल साइन ए प्लस डेलियम बाई 2 और अपान साइन ए बाई 2। स्नेल का नियम जानते हैं, En इक्वल साइन आई अपान साइन आर। जरा 1 और 2 की तुलना कीजिए। जहां आई है वहां ये लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि आई इक्वल ए प्लस डेलियम बाई 2 और जहां आर लिखा है वहां पर ए बाई 2, यानी कि आर इक्वल ए बाई 2। मेरे पास एक नया फार्मूला रेडी हो गया। तो कभी कभी हमको ए देगा, डेलियम देगा, आई पूछ लेगा, या कभी हो सकता है इन तीन में से 2 दे, एक पूछ ले, या कभी आर पूछ लेगा, ए दिया होगा, वही हम जानते रहेंगे। स्नेल के नियम ये दोनों वैल्यू रख देंगे तो ये बन जाएगा किसका फार्मूला, प्रिज्म का फार्मूला बन जाएगा, जिसको आपको अलग से याद भी नहीं करना पड़ेगा। आगे देखते हैं। आगे है क्या दिया है, ए दिया है 60 डिग्री और आई दिया है 45 अंश। हमसे पूछा है डेलियम पूछा है पहला, और दूसरा पूछा है आर की वैल्यू। अभी मैंने आपको जस्ट बताया सूत्र कि आई इक्वल ए प्लस डेलियम बाई 2। तो आई है 45, ए की वैल्यू है 60, डेलियम नहीं पता है हमको, बटा 2, ये होगा 45 दूना 90, 60 प्लस डेलियम, ये होगा डेलियम इक्वल 90 माइनस 60 यानी 30 डिग्री। जो अल्पतम विचलन कोण आएगा वह आएगा 30 अंश। दूसरा हमसे क्या पूछ रहे हैं, आर। तो ये सूत्र भी मैंने आपको जस्ट बताया, आर इक्वल ए बाई 2। आर इक्वल ए की वैल्यू कितनी है 60 है, तो ये होगा आर इक्वल 30 डिग्री, यानी कि जो अपवर्तन कोण है आर उसकी वैल्यू कितनी है 30 अंश है। तो ये था हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न था। इसी कड़ी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा उसको देखते हैं।
अगला प्रश्न देखिए, उससे पहले बच्चों एक बात बताते हैं आपको हम। जो तूफानों में पलते जा रहे हैं, जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। यानी कि आपका संघर्ष जितना कठिन होगा, सफलता उतनी बुलंद होगी। इस बात को जीवन में याद रखिएगा। आपने सुना होगा कि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप कोशिश करना कभी बंद न करें। हमारा जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है कि 2 अपवर्तनांक वाले प्रिज्म का प्रिज्म कोण 10 डिग्री है, तो उसका न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा। तो और ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया, ये क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसके सॉल्यूशन में। पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि क्या दिया है। ठीक है, आंकिक प्रश्नों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि प्रश्न में हमको क्या दिया है और प्रश्न में हमको क्या पूछा। अगर ये दो चीज़ हम जान गए कि क्या दिया है क्या पूछा है, तो ये समझिए कि हम 50% प्रश्न को सॉल्व कर लिए। तो दिया कि 2 अपवर्तनांक वाले, यानी कि इसमें दिया है कि जो अपवर्तनांक है वह 2 है। करें प्रिज्म कोण, यानी कि ए, प्रिज्म कोण को अपवर्तक कोण भी कहते हैं, यह 10 डिग्री है। करें उसका न्यूनतम विचलन कोण डेलियम निकालना है। ये हमको इतना दिया गया है। तो अब चूंकि यह प्रिज्म कोण 10 अंश है, तो यह पतला प्रिज्म है। तो पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तन का जो सूत्र होता है यह होता है डेलियम इक्वल n-1 इंटू ए। तो अगर डेलियम इक्वल n की वैल्यू 2 है, -1 है और ये 10 है, तो 1 का मल्टीप्लाई 10 डिग्री से ही होगा, तो आएगा 10 डिग्री। यानी कि जो अल्पतम विचलन कोण है उसका मान कितना है, 10 डिग्री है। अब इसको नोट कर लीजिए। बच्चों, हमारा जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वह प्रश्न है कि एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने रखी है। दर्पण द्वारा उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 8 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है। दर्पण से वस्तु की दूरी ज्ञात कीजिए। अब ये प्रश्न आपको तब समझ में आएगा जब उत्तल दर्पण से इमेज का बनना आपको आएगा। चलिए दिखाते हैं फटाफट के अंदाज में कि उत्तल दर्पण से बनता कैसे प्रतिबिंब। ये है उत्तल दर्पण, इसका ये आंतरिक भाग पेंटेड होता है और जो ये वाला भाग होता है यह लेप किया गया होता है। यह इसका मध्य बिंदु है, यह ध्रुव कहलाएगा। यहाँ एफ होगा, यहाँ कहीं वक्ता केंद्र सी होगा, वस्तु यहाँ कहीं रखी होगी। ये ए बी क्या होगी, वस्तु होगी। तो पहला तो ये समझिए आप कि उत्तल दर्पण यानी उभरा हुआ जो उसका भाग होगा, उभरा हुआ भाग वह क्या होगा, चमकीला होगा, दबे हुए भाग पर पेंट किया गया होगा, लेप किया गया होगा। और वस्तु जो होता है हमेशा वह बाईं तरफ रखा जाता है, हमेशा, चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, हमेशा वह बाईं तरफ ही रखा जाता है। तो ये जो दूरी होगी, यहाँ तक की दूरी यही होगी u, और इसको हम लेंगे ऋण चिन्ह के साथ। यानी अच्छा, इधर जो भी दूरियां होंगी, जैसे हमको दिया कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, यानी कि प्रतिबिंब कहीं बन रहा होगा, या तो फोकस बन रहा होगा या तो इसके बीच में कहीं बन रहा होगा। तो कहीं भी बन रहा होगा तो ये जो दूरी लेंगे हम, यह v होगा और यह इस दिशा में दूरियां हम लेंगे। तो चिन्ह परिपाटी के नियम से जो हमको पता है उसको लिख लेंगे। चिन्ह परिपाटी के नियम से फोकस दूरी, वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने, यानी कि हमको एफ पता है कि 20 सेंटीमीटर है, और चिन्ह परिपाटी के नियम से एफ उधर होगा। पी और एफ के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। ये हो गया। और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, यानी प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसकी वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, ये भी प्लस के साथ होगा। पूछ रहे हैं कि दर्पण से वस्तु की दूरी यानी u बताना है। जो हमको नहीं ज्ञात है उस पर कोई भी चिन्ह हम नहीं लगाएंगे। आंकिक प्रश्नों को हल करते समय जो भौतिक राशियाँ ज्ञात होती हैं उसी पर हम चिन्ह लगाते हैं, जो ज्ञात नहीं उस पर कोई भी चिन्ह नहीं लगाया जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आगे देखते हैं, इसको हल करते हैं। क्या दिया है, क्या पूछा है। तो आपको पता है कि इन तीनों में क्या संबंध होता है। जिनको पता हो कमेंट बॉक्स में हाजिरी लगाएं। ये होता है 1/f = 1/v और +1/v।
जी। क्या कोई मुझे लेंस का सूत्र बता सकता है? लेंस का सूत्र यू भी एफ में संबंध, अगर किसी को आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर हमको बताएं लेंस का सूत्र दर्पण के सूत्र में क्या डिफरेंस है। तो ये है 1/f यानी 1/20 प्लस 1/v यानी 8 और प्लस 1/u। इसको इधर हल कर देंगे, इसको उठा के इधर लाएंगे, 1/20 है माइनस 1/8 होगा, ये 1/u है, इसको उठा के इधर लाएं, इसको हल कर लेंगे हम, ये होगा -12/8, 20 गुणे 8 कर लेंगे और 1/u, इसको हल करना है। 4 से काट दीजिए इसको, 4 दूनी 8 और 4 तिहैया 12, तो ये होगा 1/u बराबर -3/20 दूनी 40, u बराबर होगा -40/3 और ये होगा सेंटीमीटर में। ऋण चिन्ह यह बता रहा है जो प्रतिबिंब जो वस्तु है वह उस दर्पण के बाईं ओर रखा गया है। तो आप इसको उतार सकते हो, ये भी पूछा गया सवाल है ये भी। इस कड़ी में हमारा जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वह प्रश्न है कि जल में स्थित एक गोताखोर को समुद्र तट पर स्थित मछुआरे की लंबाई 2 मीटर दिखाई देती है, मछुआरे की वास्तविक लंबाई बताओ। जबकि दिया है कि जल का जो अपवर्तनांक है वह 3/2, जल का जो अपवर्तनांक 3/2 है। तो पहले मैं आपको थोड़ा बताता हूँ इसके बारे में। जैसे मेरे पास एक जल से भरा हुआ पात्र है, इस पात्र में जल भरा हुआ है, अब एक मैंने कॉइन एक सिक्का डाल दिया, मान लीजिए कि ये सिक्का आके इस तली में यहाँ बैठ गया, नीचे सिक्का भारी है, तो जब हम इसको देखेंगे साइड से बगल से तो यही सिक्का हमको ऐसे ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा और उसका आकार छोटा हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन, क्योंकि प्रकाश वायु से कहाँ चली गई? जल में चली गई। चलिए, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, पर लिखने दिया है कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ANW, यह 3/2 और दिया है मछुआरे की वास्तविक लंबाई बताओ, पूछा है, यानी कि आभासी लंबाई यह है 2.0 मीटर। हमसे पूछ रहे हैं वास्तविक लंबाई, ये हमसे पूछ रहे हैं। तो देखिए बच्चों, वास्तविक लंबाई, आभासी लंबाई और अपवर्तनांक में एक रिलेशन संबंध होता है, उसको कहते हैं अपवर्तनांक बराबर, सूत्र होता है अपवर्तनांक बराबर वास्तविक लंबाई बटे वास्तविक लंबाई बटे आभासी लंबाई। अपवर्तनांक दिया है 3/2 है, वास्तविक लंबाई पूछा है हमसे, बटे आभासी लंबाई दिया है 2.0 मीटर। इसको हल करते हैं, इधर मल्टीप्लाई, ये 2 से 2 कट जाएगा, काट भी सकते हैं इसे सीधे, ये 2.0 है, 2.0 लिखिए चाहे 2 लिखिए, दोनों पे होता है। तो वास्तविक लंबाई आएगी वो आएगी 3 मीटर। मछुआरे की जो वास्तविक लंबाई है वो कितनी होगी? 3 मीटर होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
हमारा जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वह प्रश्न है कि एक उभयोत्तल लेंस की दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर है तथा लेंस के कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। लेंस की फोकस दूरी होगी। बच्चों, प्रश्न जब तक आपको नहीं समझ में आएगा तब तक आप प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो कौन सा लेंस दिया है? उभयोत्तल लेंस। क्या आपको उभयोत्तल लेंस पता है? कौन सा लेंस उभयोत्तल लेंस होता है? नहीं। अभिसारी लेंस जानते हैं, द्वितल लेंस जानते हैं, उत्तल लेंस जानते हैं। हाँ, सब एक ही है। उत्तल लेंस, उभयोत्तल लेंस, अभिसारी लेंस, सब एक ही नाम है, सब एक ही हैं। इसी को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। तो यह एक उत्तल लेंस है। कैसा लेंस है? एक उत्तल लेंस है। तो उत्तल कैसे बनता है ये भी आपको पता होगा। ये उत्तल लेंस हो गया। इसका यह पृष्ठ है P1 और यह पृष्ठ है P2। लिया दिया है कि दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं। तो यह पहला पृष्ठ है, यह दूसरा पृष्ठ है। अगर मैं इसको ऐसे गोला बनाऊं तो गोला ऐसा बनेगा और इसका गोला बनाऊंगा तो ये गोला ऐसा बनेगा। देख रहे हैं? अब इसका सेंटर ये होगा कहीं पर और ऐसे इसका भी सेंटर कहीं यहाँ होगा। इसको थोड़ा ऊपर खींच देता आपको समझाने के लिए, बताने के लिए। तो यह जो है यह पहला पृष्ठ है, इसका गोला उधर बना है। इसका सेंटर ये होगा इसका सेंटर होगा C1 और ये दूसरा पृष्ठ है P2 है, ये दूसरा पृष्ठ है, इसका सेंटर होगा C2। अब हमने कहा कि वक्रता त्रिज्या, कौन सी त्रिज्या हमने कहा? इस पृष्ठ से यहाँ तक की जो कुल दूरी है वही होगी उसकी वक्रता त्रिज्या। तो ये दूरी होगी R1 और इधर की लिए दूरी होगी क्या होगी? R2। ये दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये दूरी R2 और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी होगी R1। तो R1 दूरी उधर नापेंगे जाकर। R1 को नापने के लिए हम परिध से केंद्र की तरफ जाएंगे और R2 को नापने के लिए इधर आएंगे। तो यह जो R1 है यह क्या होगा? पॉजिटिव होगा और जो R2 है वह क्या होगा? निगेटिव होगा। क्या समझ में आया आपको? ये पहला पृष्ठ है, ये दूसरा। तो पहले पृष्ठ का गोला जो बनेगा उधर बनेगा, उसकी त्रिज्या होगी R1। दूसरे पृष्ठ का गोला जो बनेगा इधर बनेगा, इसकी त्रिज्या होगी R2। तो इधर आएंगे जब हम इधर आएंगे ऋण में, जब उधर जाएंगे तो प्लस में, इधर आएंगे तो माइनस में। दिया दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं, यानी कि R1 भी 20 ही है सेंटीमीटर, पॉजिटिव है। R2 भी 20 ही सेंटीमीटर, यानी कि निगेटिव है। और साथ में दिया है कि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक n दिया है 5 है। पूछा फोकस दूरी, पूछा f। क्या आपको पता है इन सब में संबंध होता है, एक सूत्र होता है, उसको हम कहते हैं, उसका नाम है लेंस मेकर फार्मूला या लेंस मेकर सूत्र। ये है लेंस मेकर सूत्र और ये होता है 1/f इक्वल n माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। सारा वैल्यू रखिएगा। 1.5 माइनस 1/R1 यानी 1/20, फिर माइनस, फिर लगाएंगे और माइनस R2 की वैल्यू ये भी माइनस में ही हो गया। इसको हमको करना है हल। इसको मिटा देते हैं। तो आपको समझाने के लिए मैंने बनाया हुआ था। चलिए यहाँ देखते हैं। ये होगा 1/f इक्वल 1 से 5 को घटाएंगे तो 0.5 आएगा ब्रैकेट में। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1/20 प्लस 1/20 0.5। हर सामान्य अंशों को जोड़िए। 2/20 2 दहा में 0.5/10 हो गया। ये 1/f इक्वल 0.5 का मतलब ही होता है 5/10 ही होता है। 0.5 मतलब 5/10 होगा, एक 10 पहले से है तो ये होगा 100। f इक्वल होगा 100/5, ये कट जाएगा तो f इक्वल आएगा 20 सेंटीमीटर। अगर आपको लगता है हमारा उत्तर सही है कि थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए, थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाइए कि कौन सा लेंस है? उभयोत्तल यानी उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी कौन से चिन्ह के साथ होती है? धनात्मक चिन्ह के साथ। अगर हमारा आंसर गलत होता तो ये आता ही नहीं, हो सकता है माइनस में आता है या किसी अन्य में आता है ये। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
हमारा जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वह प्रश्न है कि संपर्क में रखे उत्तल तथा अवतल लेंस की फोकस दूरियां क्रमशः 12 सेंटीमीटर तथा 18 सेंटीमीटर है। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? मैं आपको छोटा सा डेरिवेशन सुनाता हूँ, दिखाता हूँ। दो लेंस हैं, दोनों ही उत्तल लेंस हैं, दोनों पतले लेंस हैं, दोनों पास पास रखे गए हैं। इसकी फोकस दूरी f1 है, इसकी फोकस दूरी f2 है। तो इन दोनों लेंस जब मिल जाएंगे, मिलकर एक हो जाएंगे, तब इनकी संयुक्त फोकस दूरी का फार्मूला क्या होता है? तो ये होता है 1/f इक्वल 1/f1 प्लस 1/f2। क्या आपको याद आया? यह संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का व्यंजक है। अब हम प्रश्न में देखेंगे हमको क्या क्या दिया है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग जो हमको दिया है उसको नोट कर लेते हैं हम लोग। पहला काम है कि नोट कर लेंगे। तो हमको दिया है एक उत्तल लेंस है, तो यह है f1 और यह उत्तल है, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती धनात्मक, यानी कि 12 सेंटीमीटर धन में होगा। दूसरा है f2, यानी कि वह अवतल लेंस है, और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती, यानी कि 18 सेंटीमीटर है। दिया दोनों लेंसों के मिलने से संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो मैंने कहा वही f है। सूत्र होता है 1/f इक्वल 1/f1 और प्लस 1/f2। 1/f इक्वल f1 की वैल्यू है 12 है, f2 की वैल्यू है -18। इसको हल करते हैं तो 1/f इक्वल 1/12 प्लस माइनस माइनस होगा 1/18, क्रॉस मल्टीप्लाई 1/f इक्वल 18 ऋण 12/12 गुणे 18। 1/f इक्वल 18 से 12 निकालेंगे 6/12 गुणे 18, 6 तिरिक 18, 1/f बराबर 1/12 36। दोनों को उल्टा कर देंगे, यह बराबर आएगा 36 सेंटीमीटर। अच्छा, दोनों लेंसों को मिलाने पर जो संयुक्त लेंस बना वह लेंस किसकी भांति व्यवहार करेगा? तो चूँकि f की वैल्यू प्लस में आई है तो यहाँ पर जो संयुक्त लेंस है वह उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, क्योंकि फोकस दूरी धनात्मक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। तो इस कड़ी में हमारा जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये अक्सर आता है प्रश्न है कि दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 25:16 है, उनके आयामों का अनुपात क्या है? यदि दोनों तरंगें व्यतिकरण उत्पन्न करती हैं तो महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात भी बताना है। तो दिया है तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात, यानी कि I1 25/16। आयामों का अनुपात हमसे पूछा है, यानी कि A1/A2 कितना होगा या A1:A2 कितना होगा। तो तरंग की तीव्रता और आयाम में संबंध होता है। तरंग की तीव्रता I व आयाम में संबंध। तो ये तीव्रता जो है यह आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। यह I बराबर KA। दो स्थितियों के लिए जहाँ K एक नियतांक है तो ये होगा I1 बराबर KA1 का स्क्वायर तथा I2 बराबर KA2 का स्क्वायर। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये होगा I1/I2 बराबर A1/A2, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर। I1 I2 वैल्यू 25/16 है, इसको लिख सकते हैं A1/A2 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा, दूसरी तरफ जाके कड़ी बन जाएगा 25 कड़ी में 16, यानी A1/A2 बराबर 5/4, यानी A1:A2 बराबर 5:4। लेकिन आगे हमसे क्या पूछा है? आगे पूछा है कि
महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात। तो महत्तम न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात होता आई मैक्सिमम अपान आई मिनिमम इक्वल, ये A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर होता है, ये A1 माइनस या A1 डिफरेंस भी कहते हैं इसको, होल स्क्वायर होता है। A1 की वैल्यू यहाँ से 5, A2 की वैल्यू 4 है। आप ऐसे भी हल कर सकते हैं या A1 निकाल के A2 के रूप में भी कर सकते हैं। तो ये 5 4 बटे 5 ऋण 4 का वर्ग, तो 5 4 9 का वर्ग 81 होगा और 5 में 4 गया 1 का वर्ग 1 होगा। तो आई मैक्सिमम आई मैक्सिमम इज टू आई मिनिमम इक्वल 81:1। ये हमारा आंसर हो गया। अब ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। यह प्रश्न खूब परीक्षाओं में पूछा जाता है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्लिट द्वारा विवर्तन में द्वितीयक निम्नलिखित 60 अंश के विवर्तन कोण पर प्राप्त होता है। यदि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा हो तो स्लिट की चौड़ाई क्या होगी। तो माना स्लिट की चौड़ाई कितनी स्मॉल ए है, तो जो द्वितीय निम्नलिखित होता है उसकी कोणीय चौड़ाई का जो सूत्र होता है साइन थीटा इक्वल 2 लैम्डा बाई ए होता है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू 60 डिग्री दी गई है, तो साइन 60 का जो वैल्यू होता है √3/2 होता है। लैम्डा तो हमको दिया ही, अंकों में उसका मान बस नहीं दिया है, ए निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई इधर का गुणा इधर करेंगे, इधर का गुणा इधर करेंगे, ए की वैल्यू निकाल लेंगे। यही होगा स्लिट की चौड़ाई का व्यंजक। ये अभी एक बार पूछा गया सवाल है, इसको आप नोट कर सकते हैं। हमारा जो अगला पूछा गया प्रश्न है वह है कि 6000 एंगस्ट्रॉम का समांतर किरणपुंज 3 × 10⁻6 मीटर चौड़े झिर्री पर लंबवत आपतित हो रहा है। प्राप्त विवर्तन प्रतिरूप में केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो झिर्री की चौड़ाई ए है, यह दिया है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है। एक एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻10 मीटर, चेंज कर दिया मैंने। केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई निकालना है, तो ये फार्मूला होता है 2 थीटा बराबर 2 लैम्डा बाई ए। 2 है इंटू लैम्डा की वैल्यू रखेंगे अपान 1 रख के हल कर लेंगे। इस 2 से नहीं मतलब है हमको, ये हल करने पर वैल्यू आएगी 0.4 रेडियन। ये जो केंद्रीय उच्चिष्ट यानी कोण है, इसकी जो कोणीय चौड़ाई है ये 0.4 रेडियन के बराबर होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारा जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है कि किसी धातु का कार्यफलन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। शून्य गतिज ऊर्जा के प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आवश्यक विकिरण का तरंगदैर्घ्य क्या होगा। तो कार्यफलन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप समझिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है 1 इलेक्ट्रॉन गुणे 1 वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1.6 × 10⁻19 कूलाम गुणे 1 वोल्ट। 1.6 × 10⁻19 कूलाम मात्रक है, गुणे वोल्ट विभव का मात्रक होता है और ये कार बटे आवेश होता है। कार का मतलब जूल होता है, आवेश का मतलब कूलाम होता है। कूलाम से कट गया तो आएगा 1.6 × 10⁻19 जूल, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना जूल होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना जूल होता है। तो गुणा कर दिया हमने, ये जूल में बदल गया। लैम्डा निकालना है, ये होता है W/h0। h0 ये फार्मूला होता है, परंतु सूत्र होता है μ0 = c/λ0। c बराबर न्यू लैम्डा, तो न्यू के स्थान पर c बटे लैम्डा रख दिया हमने। यह जो है वह प्लांक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 6.63 × 10⁻34 और c की वैल्यू 3 × 10⁸ और जो लैम्डा नॉट जो हमको ये w है, ये w की वैल्यू यहाँ पता है। इसको हल करेंगे तो आएगा 3108 एंगस्ट्रॉम। बच्चों इस कड़ी में हमारा जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वह प्रश्न है जो कि विगत कई वर्षों में कई बार पूछा गया है, 2004 में, 8 में, 12 में, 14 में। प्रश्न है कि 4000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य वाले एक वर्णीय प्रकाश की फोटॉन की ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो हमको दिया है कि 4000 एंगस्ट्रॉम, यानी दिया है कि जो तरंगदैर्घ्य है वह 4000 एंगस्ट्रॉम है। एक एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻10 मीटर। तो ये 4000 में होगा। 4000 को हम लिख सकते हैं 4 × 10⁻3 और गुणे 10⁻10, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। आधार समान तो घातों को आपस में जोड़ लेते हैं।
ऋण 10 में धन 3 जोड़ेगा, ऋण 7 आएगा, 4 गुणे 10 की घात ऋण 7, ये तरंग दैर्घ्य हो गया मीटर में। ये निकालना है। सूत्र होता है एच इंटू न्यू, और जहाँ न्यू है सी अपान लैम्डा, क्योंकि हमको न्यू की वैल्यू दिया नहीं, लैम्डा की वैल्यू दिया, इसलिए हम न्यू के स्थान पर लिखेंगे सी अपान लैम्डा। फार्मूला होगा इक्वल एच सी अपान लैम्डा। अब हमको पता है कि एच की वैल्यू, एच प्लांक नियतांक है, यह वैल्यू होता है 6.6 3 गुणे 10 की घाते माइनस 34, और सी प्रकाश की चाल है 3 गुणे 10 की घाते 8 हो जाएगा ये, ठीक है। और जो लैम्डा की वैल्यू है वह 4 गुणे 10 की घाते 7 हो गया। अब ये 6.6 का गुणा 3 में करेंगे तो 19.89 आएगा, और ये बटा 4 है, और 10 की घात से ऋण 34 है ही, ये 8 है, ये 10 की घात से ऋण 7 ऊपर जाएगा तो 8 7 15 हो जाएगा, ठीक है। अब आधार समांतर घातों को जोड़ते हैं, ऋण 34 में 15 जोड़िएगा, ये बड़ी संख्या छोटी संख्या, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा दीजिएगा, और जो आएगा उसका चिन्ह लगा देंगे हम लोग, बड़ी संख्या का चिन्ह, तो ऋण 19 आएगा जूल। लेकिन ये जूल में, लेकिन हमको पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना जूल होता है, यानी कि जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो 1 जूल में कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, तो ये होगा 1/1 जूल का मतलब होगा, यहाँ देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है 1.6 गुणे 10 की घाते माइनस 19, कई बार बता चुका हूँ आपको। लेकिन यहाँ 1 जूल का मतलब होगा 1/1.6 गुणे 10 की घाते माइनस 19, ये होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19 से भाग देते हैं, डिवाइड कर दिया, ये घात समान कट जाएगा, इसमें भाग देंगे तो आएगा समथिंग 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बेटा बहुत बार पूछा गया सवाल है, और इसके आने की प्रबल संभावना है, इसको आप देख लीजिए। इसके लिए हमारा जो अगला प्रश्न है वह है कि किसी पृष्ठ का कार्यफलन 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसके लिए देहली आवृत्ति तथा देहली तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। देहली आवृत्ति और देहली तरंग दैर्घ्य। देहली आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति होती है जो प्रकाश के उत्सर्जन के लिए आवश्यक होती है, प्रकाश से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए क्या है, आवश्यक होती है, और देहली तरंग दैर्घ्य अधिकतम तरंग दैर्घ्य होता है। तो चलिए देखिए प्रश्न में क्या दिया है, लिखा किसी पृष्ठ का कार्यफलन। पहले तो ये हमको जानना है प्रश्न में हमको दिया क्या है, दिया है पृष्ठ का जो कार्यफलन है वह 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। चलिए तो हमको ये पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब कितना होता है, 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19 जूल। ये हो जाएगा W बराबर 2.5 गुणे 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19 जूल। ये हो गया हमारा कार्यफलन। हमसे पूछा है कि देहली आवृत्ति और देहली तरंग दैर्घ्य, तो सूत्र होता है W बराबर H न्यू नॉट। इस न्यू नॉट को कहते हैं देहली आवृत्ति, तो इस न्यू नॉट इक्वल होगा न्यू नॉट इक्वल होगा W/H। W की वैल्यू कितनी दी गई है, 2.5 गुणे 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19, और H की वैल्यू होती है 6.63 गुणे 10 की घाते माइनस 34। न्यू नॉट इक्वल होगा, गुणा कर लीजिए, 16×5 80 के 16 यहाँ से लगा 8, और 16 दूना 32, 32 8 40, 1 2 अंक पे दशमलव, तो ये होगा 4.00/6.63 गुणे 10 की घाते 19 है, ये घात 34 से ऊपर जाएगा तो ये होगा 10 की घाते धन 34। कहते हैं आधार समांतर घातों को आपस में जोड़ लेते हैं, इस दशमलव को काट सकते हैं, तो न्यू नॉट इक्वल 400/663। आधार समांतर घातों को जोड़िए तो ये आएगा 10 की घाते 15,
ये संख्या छोटी है, यहाँ एक शून्य बढ़ा देंगे हम, तो होगा न्यू नॉट इक्वल 400/663 गुणे 10 की घाते 15 है, तो 10 की घाते इसको हम कर देंगे 10 की घाते 14 कर देंगे, एक शून्य मैंने यहाँ बढ़ा लिया। अब भाग देना आपके लिए क्या होगा, आसान हो जाएगा। तो भाग दीजिएगा 6 4 के 36, तो ये लगभग आएगा 6.60, 6.6 पूरे 10 की घाते 14, ये होगा हर्ट्ज। ये हमारा आंसर हो जाए, क्योंकि भाग देंगे 6 4 3600, तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा, गुणे 10 की घाते 14, ये होगा हर्ट्ज। तो ये है हमारी देहली आवृत्ति। तो हमको दिया है कार्यफल 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको जूल में बदलने के लिए 1.6 गुणे 10 घाते -19 से गुणा कर देते हैं। सूत्र W को h न्यू नॉट होता है, न्यू को निकालना है तो h को लाएंगे तो ये होगा W/H होगा। W की वैल्यू 2.5 गुणे 1.6 गुणे 10 घाते -19, h की वैल्यू 6.63 गुणे 10 घाते -34, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे इतना आएगा 4.00। ये 6.16 नीचे ऑलरेडी है ही, घात को ऊपर लेके जाएंगे फिर ऋण घात धन में हो जाएगा। आधार समान तो घातों को जोड़ते हैं, 34 में ऋण 19 को जोड़ना 15 आएगा। ये 400 घात 10 काट दिए, दो समान अंक पे था, 400/663 हो गया। एक शून्य यहाँ से ले 4000 हो गया, वो एक घात वहाँ कम हो गया। अब 4000 में 663 भाग में 6 4 के 36, लगभग 3600 बार जाएगा, तो ये भाग देने पर आ रहा है 6.06 गुणे 10 घाते 14 हर्ट्ज। तो ये हमारी हो गई है देहली आवृत्ति। इसी प्रकार हमको भी निकालना है कि देहली तरंग दैर्घ्य क्या होगा। तो उसके लिए देखिए सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है C बराबर न्यू नॉट लैम्डा नॉट। तो लैम्डा नॉट इक्वल होगा C/न्यू नॉट। तो लैम्डा नॉट इक्वल C की वैल्यू 3 गुणे 10 की घाते 8 है, न्यू की वैल्यू हमने निकाला है, उस न्यू की वैल्यू 6.06 गुणे 10 की घाते 14 हर्ट्ज है। ये लैम्डा नॉट इक्वल होगा, इसको लिख सकते हैं 3.00 तो कर ही सकते हैं, 6.06 है, 10 इसलिए मैंने बढ़ा दिया, यहाँ 2 शून्य कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, 10 कट जाएगा, ये घात ऊपर जाएगा 14, तो ये 10 की घाते 8 तो ऑलरेडी है, ये ऋण 10 की घाते 14 हो जाएगा। ये लैम्डा नॉट इक्वल होगा 300/606 गुणे, अगर मैं यहाँ से एक शून्य और ले लूँ ऐसे यहाँ से, तो ये 7 हो जाएगा, 10 की घाते कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 10 की घाते ऋण 14 तो ऑलरेडी है ही, ये भाग देंगे इसमें हम लगभग, तो ये आएगा समथिंग, ये आएगा 4.95 इंटू 10⁻⁷ मीटर। ये हमारा है देहली तरंग दैर्घ्य। ये हमारा अगर देहली तरंग दैर्घ्य का फार्मूला हो जाएगा, और अगर हम इसको एंगस्ट्रॉम में बदलें तो ये 495, 0 बढ़ाएंगे 3 अंक पीछे जाएगा, ये 10 की घाते -10 मीटर होगा। और हमको पता है कि 10 घाते -10 मीटर का मतलब होता है 1 एंगस्ट्रॉम, तो ये हो जाएगा एंगस्ट्रॉम में आंसर 4950 एंगस्ट्रॉम ही हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। देख लीजिए। बच्चों, जो हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वह प्रश्न है कि एक फोटॉन की ऊर्जा 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका संवेग ज्ञात करना है। बच्चों, ये भी हमारा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी पूछा गया प्रश्न है जो कि कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है। तो आपको बस ये समझना है कि प्रश्न में क्या दिया है, हमसे क्या पूछा गया है।
इन बातों को अगर आप समझ पाते हैं, इन बातों को अगर आप पकड़ लेते हैं, तो आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा, न्यूमेरिकल आप हल कर लेंगे। और नहीं तो कम से कम इतना तो कर ही देना है कि क्या दिया है, क्या पूछा है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। और ये कब आएगा, जब आप खूब अभ्यास करेंगे। बच्चों, ये विगत कई वर्षों में जो भी प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूछे गए प्रश्न हैं। और मैं रात में जाकर आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। उद्देश्य क्या है कि जो हमारे बच्चे हैं वह अच्छे नंबरों से पास हों, आप खूब अच्छे नंबर से पास हों, और ताकि हमें बताएं कि हाँ, हमने इतना नंबर अर्जित किया है। ये जानकर हमको बहुत खुशी होगी। और अगर मैं आपके लिए मेहनत कर सकता हूँ, तो आपको भी अपने लिए मेहनत करना होगा। और इसलिए आप खूब लिख लिख कर कापी पर अभ्यास कीजिए, प्रयास कीजिए। कुछ समय बहुत कम बचा हुआ है, इसलिए मैं रात में जाग कर आपके लिए अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आवाज़ का कोई डिस्टर्बेंस ना हो। दिन में शोरगुल होता रहता है, लेकिन आपका भी ये फ़र्ज़ है, आपका भी ये कर्तव्य है कि हमको भी खूब मेहनत से पढ़ना है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, आगे फॉरवर्ड कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अगर ना लगे तो मत कीजिएगा। मैं ये ज़बरदस्ती आपसे नहीं कहूँगा। चलिए देखते हैं सवाल। लिखा है एक फोटॉन की ऊर्जा 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका संवेग ज्ञात करना है। तो हमको दिया फोटॉन की ऊर्जा। पहले तो हम ये लिख लेंगे दिया है, हमको क्या दिया है, हमको दिया फोटॉन की ऊर्जा 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसा कि मैं आपको कई बार बताया हूँ कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जूल में बदलना है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ जूल होता है। इसका संवेग बताना यानी हमको पी बताना, ये प्रश्न पूछा गया है, 2012 में आया है, और ये 2017 में भी आया हुआ है। तो ये फार्मूला होता है P बराबर E/C। डी ब्रॉगली तरंग तो आपने पढ़ा होगा, डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य। तो यहाँ पर E की वैल्यू है 30 × 1.6 × 10⁻⁻⁹ बटे C की वैल्यू है, C मतलब प्रकाश की चाल, 3 × 10⁸। ये भाग दे देंगे हम यहाँ से, 3×10⁻30। तो ये P बराबर 10 का गुणा 1.6 में गुणे 10⁻⁻⁹ पहले से है, 10⁸ ऊपर जाकर ये भी ऋण में हो जाएगा। अब 10 का गुणा करिएगा तो 16×10⁻160 होता है, लेकिन एक अंक पे 10 बढ़ाएंगे हम, और गुणे आधार समांतु घातों को जोड़िएगा, ऋण 19 ऋण 8, तो 19 1 20 हो गया, 10⁻27 हो जाएगा। ये होगा, अगर मैं दशमलव की तरह अंक लेके आऊँगा तो ये होगा 1.6 × 10⁻⁻26, क्योंकि एक अंक इधर लाने पर घात धन में होगा, 10⁻1 होगा, 1 और 27 तो जोड़ देंगे, तो ये होगा P इक्वल इतना, मात्रक होगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा उस का संवेग। हमारा जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है कि हाइड्रोजन परमाणु के आयनन विभव की गणना करनी है। दिया है R की वैल्यू, H की वैल्यू दिया हुआ है हमको। तो हाइड्रोजन की Nवीं कक्षा में जो ऊर्जा होता है उसका फार्मूला होता है En = -RHc/n²। चूँकि आयनन के लिए जो इलेक्ट्रॉन है वह प्रथम कक्षा से अनंत में जाएगा, तो आयनन ऊर्जा होगी -RHc ब्रैकेट में 1/n2 का स्क्वायर - 1/n1 का स्क्वायर। तो ये इन्फिनिटी है, चूँकि अनंत वाला इन्फिनिटी है, तो ये माइनस माइनस क्या होगा, तो प्लस हो जाएगा। ये फार्मूला RHc/n का स्क्वायर होगा। R की वैल्यू, H की वैल्यू, C की वैल्यू रखेंगे, और n है 1, प्रथम कक्षा है 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर होगा। ये R की वैल्यू है 1.097 10⁻7 इंटू H की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34, और C प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ बटे 1 का स्क्वायर। अब इन सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे, आधार समांतु घातों को जोड़ेंगे, ये 7 ही 8 7 15 हो गया, ऋण 34 धन 15 ऋण 19 आएगा, गुणा करने पर 21.81 आएगा, चूँकि यह जूल में है। अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलें तो 1.6 × 10⁻19 से भाग दे देंगे, तो ये 10⁻19 कट जाएगा, 21.8 बटे 1.6 करेंगे तो आएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हाइड्रोजन परमाणु के आयनन की
आयनन विभव जो आयनन विभव होगा वह होगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। हमारा जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह प्रश्न भी एक बार पूछा गया है और यह प्रश्न है कि एक हाइड्रोजन परमाणु में 3 से 1 संक्रमण में उत्सर्जित फोटॉन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। ये 3 से 1 क्या होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन वह 3 से तीसरी कक्षा से पहली कक्षा में संक्रमण कर रहा है तो कितनी उत्सर्जा व फोटॉन ऊर्जा के रूप में करेगा। तो हाइड्रोजन परमाणु में यनवीं कक्षा की जो ऊर्जा होती है, यनवीं कक्षा की, वह है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपान n का स्क्वायर। चूंकि संक्रमण 3 से 1 में हो रहा है तो 3 से माने कि तीसरे एनर्जी लेवल से पहले में आना है, तो डेल्टा ई बराबर E3 - E1। जो n की वैल्यू एक बार यहाँ रखेंगे 3 फार्मूले में, 3 का स्क्वायर होगा, फिर माइनस का तो ये लगाएंगे ये वाला चिन्ह, फिर n की वैल्यू रखेंगे 1। इसको हल कर लेंगे तो इतना आएगा, हल करने पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करके इसको हल करेंगे तो आएगा डेल्टा ई 12.08 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो परमाणु में 3 से 1 में संक्रमण में उत्सर्जित जो फोटॉन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी वो होगी 12.08 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमारा जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वह प्रश्न है किसी प्रकाश किरण की तरंग दैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रॉम है, इसकी तरंग संख्या ज्ञात कीजिए। तरंग संख्या किसे कहते हैं, तो 1 मीटर लंबाई में तरंगों की संख्या को हम तरंग संख्या कहते हैं। ये होगा न्यू बार इक्वल 1/λ। लैम्डा की वैल्यू 5000 एंगस्ट्रॉम है। 1 एंगस्ट्रॉम का 10 घाते माने 10 मीटर होता है, तो ये होगा 1/5। आधा समान घातों को जोड़ते हैं, 3 में ऋण 10 जुड़ेगा, ऋण 7 आएगा, ऋण 7 ऊपर जाएगा, 10 की घाते 7 होगा, ऊपर 1 है, यहाँ से 1 शून्य ले लेंगे तो 1 शून्य यहाँ कम हो जाएगा, ये 10/5 हो जाएगा, 10 की घाते 6 हो जाएगा, 5 दूनी 10 होगा, गुणे 10 की घाते 6, चूँकि मीटर नीचे था इसलिए पर मीटर या मीटर इनवर्स होगा। यह तरंगों की संख्या है। छोटा सा प्रश्न देखने में आपको लग रहा है लेकिन यह भी प्रश्न एक बार पूछा गया है। अगला हमारा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है कि क्रमानुसार 1 व 27 द्रव्यमान संख्या वाले नाभिकों की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए द्रव्यमान संख्या क्या होता है। मान लीजिए एक तत्व है x, एक क्या है, यह एक एलिमेंट है, तत्व है। z उसका परमाणु क्रमांक है, ए उसका परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या है। तो इस ए को परमाणु भार, ए को द्रव्यमान संख्या या ए को ही न्यूक्लियनों की संख्या कहते हैं। इस z को परमाणु क्रमांक कहते हैं, प्रोटॉन की संख्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कहते हैं। ये क्या है, एक तत्व है। तो ऐसे दिया है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि जो नाभिक की त्रिज्या और द्रव्यमान संख्या होती है उसमें एक संबंध होता है। नाभिक की त्रिज्या r व द्रव्यमान संख्या e में संबंध। तो जो नाभिक त्रिज्या होती है वह द्रव्यमान संख्या के घात 1/3 की अनुक्रमानुपाती है। ऐसे पढ़ा हुआ होगा आपने। या ये होगा r बराबर r0 e पावर 1/3, जहाँ 0 का नियतांक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होता है। तो चूंकि द्रव्यमान संख्या 2 दिया है तो 2 स्थितियों के लिए जैसे अगर अलग अलग द्रव्यमान संख्या दी त्रिज्या भी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो ये होगा r1 इक्वल r0 e1 पावर 1/3 तथा r2 इक्वल r0 e2 पावर 1/3। अब एक इस r1 और r2 से इसको मान लीजिए 1 कह दिया मैंने, इसको कह दिया 2। तो 1 व 2 से r1 अपान r2 इक्वल r0 e पावर 1/3 अपान r0 e पावर 1/3, ये कट गया। तो r1 अपान r2 आएगा a1 अपान a2 और पावर दोनों पे होगा 1/3। लेकिन हमको दिया है प्रश्न में, प्रश्नानुसार दिया है हमको
दिया है कि A1 बराबर 1 तथा A2 बराबर 27। ये प्रश्न के अकॉर्डिंग हमको दिया गया है। देखिए इधर देखते हैं, ये होगा R1 अपान R2 इक्वल A1 की वैल्यू 1 है, A2 की वैल्यू 27 है, घाते 1/3 है, तो ये होगा R1। तो एक को हम लिख सकते हैं, एक क्यूब लिख सकते हैं और पावर 1/3 अपान 27 लिख सकते हैं, 3 की घाते 3, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 का 27 और इस पावर होगा इस पर पावर 1/3। ये R1 अपान R2 है, R1 अपान R2। घात का गुणा होता है, आपको पता होगा, ये 3 गुणे ये घात का गुणा हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 घाते 3 गुणे 1/3, फिर ऐसे 3 घाते 3 गुणे 1/3, ये घात गुणा से कट जाएगा, इससे ये आएगा 1/3। यानी कि R1 व R2 का जो अनुपात होगा वह 1/3 होगा। ये हमारा प्रश्न है। देख लीजिए, नाभिक की त्रिज्या R व द्रव्यमान संख्या में एक संबंध होता है। नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो द्रव्यमान संख्या के घात 1/3 के अनुक्रमानुपाती, यानी कि R प्रोपोर्शनल A पावर 1/3। तो R बराबर R0 A पावर 1/3 होगा, जहाँ R0 नियतांक है दो स्थितियों के लिए। इससे अलग अलग द्रव्यमान संख्या दिया है तो त्रिज्या भी अलग अलग होगी। इन दोनों का बटा कर दिया हमने, R0 से कट गया, A1 अपान A2 पावर 1/3 हो गया। A1 की वैल्यू 1 है, A2 की वैल्यू 27 है, तो 1/27 घाते 1/3 हो गया। एक को लिख सकते हैं 1 घाते 3, घात का गुणा होगा 3 गुणे घात, क्योंकि घात दोनों पे लगा हुआ है, 27 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी 3 घाते 3 होगा, घात का गुणा होगा तो घात से कट जाएगा, बचेगा 1/3। ये त्रिज्याओं का जो अनुपात है ये होगा 1/3। हमारा जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वह दिया है कि एक नाभिक है, इसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या बतानी है। तो ये है लिखा है 79 AU 197। बताना है इसमें हमको कि कितने प्रोटॉन हैं और कितने न्यूट्रॉन हैं। तो ये जो नीचे होती संख्या, इसको हम कहते हैं, इस संख्या को कहते हैं प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या। इसी का एक नाम और है, वह है परमाणु क्रमांक। इसी का एक नाम और है, वह है इलेक्ट्रॉन की संख्या। तीनों एक ही है। और जो ये ऊपर लिखा है इसको परमाणु भार कहते हैं। इसी को हम द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं। इसी का एक नाम और है, और वह है न्यूक्लियनों की संख्या। इन न्यूक्लियस में कौन कौन है नाभिक में? न्यूक्लियनों की संख्या, इसी का तीनों नाम है। तो हमने सूत्र भी पढ़ा होगा, क्लास 11th में भी पढ़ा होगा, केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ा होगा, फिजिक्स में तो है ही। ये फार्मूला होता है कि जो द्रव्यमान संख्या होता है या परमाणु भार होता है या प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या की क्या होता है, बराबर होता है। तो हमको दिया है, यह है ए की वैल्यू, उसको हम परमाणु क्रमांक ये सब कहते हैं, यह ए की वैल्यू है। और यह पी है, इसको हम लोग पी कहते हैं। ए की वैल्यू 197 दिया है, पी की वैल्यू 79 दिया है, न्यूट्रॉन पूछा है। न्यूट्रॉन होगा 197 माइनस 79, घटा दीजिएगा, 17 में से 9 गए 8 होगा, 8 में 7 गए 1 होगा, 118। जो न्यूट्रॉन की संख्या आएगी वह संख्या आएगी 118 न्यूट्रॉन होंगे उस नाभिक में। हमारा यह जो प्रश्न है दिया है कि एक म्यू जी को, म्यू जी मतलब होता है माइक्रोग्राम, म्यू मतलब माइक्रो,
इसको हम पढ़ेंगे म्यू। यह क्या पढ़ेंगे, यह है म्यू। और यहाँ पे जो जी है वह है ग्राम। तो दिया है कि एक माइक्रोग्राम को पूर्णता ऊर्जा में बदल दिया जाए तो उत्पन्न ऊर्जा की गणना करनी है हमको। तो प्रश्न में क्या दिया है, लिखते हैं हम। हमने पढ़ा आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। तो दिया है म्यू जी, यानी कि द्रव्यमान हमको दिया है 1 म्यू जी। एक माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁻⁶। जानते होंगे। और जी है, चूंकि ये एक माइक्रोग्राम है, एक माइक्रोग्राम, और ये होता है 1 ग्राम में 10⁻³ किलोग्राम। तो डेल्टा एम इक्वल होगा 1 × 10⁻⁹ किलोग्राम म्यू जी। आइंस्टीन, और हमको निकालना है ई। आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण डेल्टा ई इक्वल डेल्टा एम इंटू सी का स्क्वायर। तो हमको दिया है एम की वैल्यू 1 × 10⁻⁹। सी प्रकाश की चाल है, 3 × 10⁸ का ये होगा वर्ग हो जाएगा। तो 10⁻⁹, 3 × 9, 8 दूनी 16। ई बराबर 9 × 16 में से 9 घटा दीजिएगा, 10⁻⁻, ये होगा 10�7, ये होगा जूल। तो ये हमारा आ गया, ये ऊर्जा की हमने क्या कर ली, गणना कर ली।